9 नवंबर यानी कि वेंसडे को दो कंपनीज अपने आईपीओज लेके आ रही हैं, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड और आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस वीडियो में हम इन दोनों आईपीओज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड से। इस आईपीओ में आप 9 नवंबर यानी कि वेंसडे से 11 नवंबर यानी कि फ्राइडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को सिक्योर्ड लोन्स देती है। सिक्योर्ड लोन्स उन टाइप के लोन्स को बोला जाता है जिनमें बोरोअर को पैसे बोरो करते टाइम सिक्योरिटी या श्योरिटी के नाम पर कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जनरली ये उन लोगों को केटर करते हैं जिन्हें ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स या बड़े एनबीएफसीज लोन नहीं देते। कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। साउथ इंडिया में कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एज ऑफ 30 जून 2022 कंपनी के पास 311 ब्रांचेस का नेटवर्क है जो 150 डिस्ट्रिक्ट्स, 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका कंपनी के की स्टेट्स हैं। ये 4 स्टेट्स में कंपनी की 85% ब्रांचेस ऑपरेट करती हैं। अगर कंपनी के एयूएम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का एयूएम 5100 करोड़ रुपीस है जो कि 2018 से 2022 के बीच 50% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। एज ऑफ जून 2022 कंपनी के ग्रॉस टर्म लोन्स की वैल्यू 5296.5 करोड़ रुपीस है। नॉर्मली टर्म लोन स्मॉल बिजनेसेस जिनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हों उनके लिए होते हैं, जहां पर बोरोअर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैश के एक्सचेंज में अपने लेंडर्स को एक सर्टेन रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पर स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए अग्री करते हैं। चलिए अब कंपनी के कस्टमर बेस के बारे में समझते हैं। कंपनी जून 2022 तक 2,05,000 कस्टमर्स को लोन दे चुकी है। कंपनी की 95% ब्रांचेस 1 मिलियन या उससे कम पॉपुलेशन वाली सिटीज और टाउन्स में हैं। कंपनी के 95% लोन्स की वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और एवरेज टिकट साइज 2.9 लाख है। इन दोनों डेटा पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि कंपनी जनरली छोटे शहरों में स्मॉल साइज लोन्स देने पे फोकस कर रही है। अब हमने कंपनी के बिजनेस और कस्टमर बेस के बारे में तो समझ लिया, देखते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को। अगर बैंकिंग क्रेडिट की बात करें तो उसमें रिटेल लोन सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। अगर सेगमेंट वाइज ग्रोथ कंपेयर करें तो रिटेल सेगमेंट लास्ट 5 इयर्स में 14% सीएजीआर से ग्रो हुआ है जो कि बाकी सेगमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच भी रिटेल लेंडिंग सेगमेंट 13% की इंप्रेसिव सीएजीआर से ग्रो होने वाला है। ऊपर से इंडिया में सिर्फ 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ही फॉर्मल लेंडर्स जैसे कि बैंक्स या एनबीएफसी से मनी बोरो करती है। यानी कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस रिटेल क्रेडिट सेगमेंट में हाई ग्रोथ और लो पेनिट्रेशन से बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में आज भी ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल हाउस होल्ड रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन बैंकिंग क्रेडिट और डिपॉजिट्स का पेनिट्रेशन रूरल एरियाज में अभी भी बहुत कम है, जो इंडिकेट करता है कि रूरल एरियाज में अभी भी फॉर्मल लेंडिंग ना के बराबर है। ये कंपनी को ही नहीं, इस इंडस्ट्री से जुड़े सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बाद बात करते हैं कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी की एक ऑपरेशनल स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी अपनी 100% सोर्सिंग, क्रेडिट असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन हाउस करती है। पूरा फ्रेमवर्क इन हाउस होने की वजह से कंपनी अपनी एसेट क्वालिटी मेंटेन कर पाती है और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कंपनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स को केटर करती है। जैसे हमने पहले देखा 2018 से 2022 के बीच कंपनी का एयूएम 50% सीएजीआर से ग्रो हुआ है और इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है कंपनी की नई जियोग्राफीज में एक्सपैंड करने की सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। 2015 तक कंपनी की जहां सिर्फ तमिलनाडु में 39 ब्रांचेस थी, उसे एक्सपैंड करके 2018 तक कंपनी डिफरेंट स्टेट्स के अक्रॉस 72 ब्रांचेस पे ले गई है और आज कंपनी के पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के अक्रॉस 165 ब्रांचेस हैं। प्लस उनका टारगेट सेगमेंट भी उन्हें बाकी बैंक्स और एनबीएफसी से डिफरेंशिएट करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में। कंपनी के लिए एक थ्रेट है उनका जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की 95% ब्रांचेस साउथ के 4 स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में है। कंपनी कैसे अपने बिजनेस को देश के बाकी रीजन्स में एक्सपैंड करती है वो देखने वाली बात होगी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टेबल में सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स। ये फिगर 786.7 से बढ़
बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 21 में 1049.7 पे आ गया और इसमें फर्दर इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में और ये 1254 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 261.9 पे था, फाइनेंशियल ईयर 21 में 358.9 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 453.5 पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 73%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 36.16%, ईपीएस है 16.09 का, कंपनी का पीई है 29.46 का, जहां इंडस्ट्री का पीई है 26.5 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.52 का, आरओई की परसेंटेज है 15%, आरओसीई है 15.1%, 3 ईयर सेल्स सीएजीआर है 46.11% और 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर है 42.72%। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 9th of November 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 11th of November 2022 और इसकी लिस्टिंग डेट है 21st of November 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 450 से 474 रुपीज पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 31 शेयर्स का। इस आईपीओ का इशू साइज है 1960.01 करोड़ रुपीज का, जिसमें ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। तो ये था पहला आईपीओ और अब सेकंड कंपनी है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस आईपीओ में आप 9th of November यानी कि वेडनेसडे से 11th of November यानी कि फ्राइडे तक अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहती है, यानी कि सिंपल टर्म्स में समझें तो कंपनी अपने डेट को रीपे करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर फॉर सेल के थ्रू एग्जिट देना चाहती है। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री स्पेशलिटी मरीन केमिकल्स की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का मेजर फोकस ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटैश के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में है। सल्फेट ऑफ पोटैश को पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। कंपनी ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट एक्सपोर्ट करने के मामले में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी थी। इसके अलावा कंपनी इंडिया में सल्फेट पोटैश की एक लौती मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ग्लोबल लेवल पे ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स रैन ऑफ कच्छ के ब्राइन रिजर्व्स यानी कि सॉल्टी वाटर रिजर्व से सोर्स करती है और फिर उन्हें पास में ही लोकेटेड उनकी हाजीपीर गुजरात की इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एक B2B बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है, जहां वो अपने केमिकल्स दूसरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेसेस को सप्लाई करती है। एज ऑफ 30th of June 2022 कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स 13 कंट्रीज में 18 ग्लोबल कस्टमर्स और 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स को मार्केट किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज आखिर होता कहाँ है। तो अगर बात करें ब्रोमीन की तो वो कई इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा में एक की इनिशियल लेवल मटेरियल की तरह यूज होता है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी केमिकल इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर्स एक्सेट्रा बनाने के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। और सल्फेट ऑफ पोटैश का यूज फर्टिलाइजर के रूप में और कई मेडिकल एप्लीकेशंस में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू ब्रोमीन सेगमेंट से आया है और 45% इंडस्ट्रियल सॉल्ट से। वहीं सल्फेट ऑफ पोटैश ने टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 1.01% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो कंपनी की डिपेंडेंस ब्रोमीन पे बढ़ती गई है और बाकी दोनों सेगमेंट्स पे कम हुई है। अब बात करते हैं लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है विद ओवर 70% शेयर इन टोटल रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली। हालांकि ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी मेनली चाइना, जापान, साउथ कोरिया, कतर, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ब्रोमीन में 71.2%, इंडस्ट्रियल सॉल्ट में 119.54% और सल्फेट ऑफ पोटैश में 1.91% का है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल सॉल्ट के केस में कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा पर ऑपरेट कर रही है, जो एक तरह से मार्केट में इंडस्ट्रियल सॉल्ट की अच्छी डिमांड को इंडिकेट कर सकता है। अगर इंडिया की केमिकल्स मार्केट की बात करें तो वो 2021 में $178 बिलियन पे वैल्यूड थी, जो 2025 तक 12.2% के CAGR से इंक्रीज होके $300 बिलियन पे पहुंच जाएगी। इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस की ग्रोथ कमोडिटी केमिकल्स के अगेंस्ट ज्यादा तेजी से हुई है और आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यूड रह सकता है।
स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे एक्सक्लूसिव केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस या फिर कंज्यूमर के नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं। और कमोडिटी केमिकल्स उन केमिकल्स को बोलते हैं जो नॉर्मली ग्लोबल मार्केट नीड्स के लिए बल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनका यूजेज वाइड होता है। अगर ग्लोबली ब्रोमीन मार्केट की बात करते हैं तो 2017 से लेके 2020 तक इस सेगमेंट ने 1.15% का स्लगिश कंपाउंडेड ग्रोथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन 2021 से लेके 2025 के बीच में ब्रोमीन का ग्लोबल मार्केट 5.8% के CAGR से ग्रो कर सकता है। इस ग्रोथ के पीछे का मेन रीजन हो सकता है केमिकल्स, रबर्स, प्लास्टिक्स, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और दूसरी इंडस्ट्रीज जहां ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है उन इंडस्ट्रीज का इनहेरेंट ग्रोथ और चाइना +1 और यूरोप +1 जैसे मूवमेंट्स के चलते आज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स की बात करें तो 2020 से 2025 के बीच में इंडस्ट्री 2.8% के CAGR से ग्रो कर सकती है, जो इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन यहाँ एक कैच है, इंडिया में आज डोमेस्टिक डिमांड से कहीं ज्यादा इंडस्ट्रियल सॉल्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये गैप आगे जाके बढ़ने ही वाला है। ऐसे में इंडियन कंपनीज की एक्सेस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके बेनिफिट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली इंडियन इंडस्ट्रियल सॉल्ट एक्सपोर्ट्स 2021 से 2025 के बीच 14% के CAGR से ग्रो हो सकते हैं। और आखिर में पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो चाइना और यूरोप मिला के ही 60% से भी ज्यादा ग्लोबल कैपेसिटी होल्ड करते हैं। वहीं बाकी कंट्रीज का शेयर इसमें काफी लिमिटेड है। बट यहाँ पे आर्कियन केमिकल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो इंडिया में पोटेशियम सल्फेट के सोल मैन्युफैक्चरर हैं और ग्लोबल सल्फेट ऑफ पोटैश मार्केट 2021 से 2025 के पीरियड में 6% के CAGR से ग्रो हो सकता है। बिजनेस और इंडस्ट्री की बात तो हो गई, चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ है उनका कॉस्ट एडवांटेज। कंपनी की हाजी पीर फैसिलिटी रैन ऑफ कच्छ के ब्राइन रिजर्व से काफी नजदीक है, जिससे उनके कॉस्ट काफी कम हो जाते हैं और उन्हें दूसरे प्लेयर्स के ऊपर एक कम्पिटिटिव एज भी देता है ये। इसलिए आर्कियन केमिकल ग्लोबली ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट की वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। कंपनी आज इंडिया में स्पेशलिटी मरीन केमिकल्स में एक लीडरशिप एंजॉय करती है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप प्लस जाकाऊ और मुंद्रा पोर्ट से नजदीकी कंपनी को टाइमली अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में। कंपनी के रेवेन्यूज का एक सिग्निफिकेंट पार्ट सिर्फ कुछ की कस्टमर्स से आता है। कंपनी के लार्जेस्ट कस्टमर सोजिट्स कॉर्पोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 22 के टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यूज में 20.56% कंट्रीब्यूशन किया था। वहीं उनके टॉप 10 कस्टमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यूज में 61.99% और टॉप 20 कस्टमर्स 80.94% कंट्रीब्यूशन होल्ड करते हैं। कंपनी के लिए एक और कंसर्न है उनका हाईली लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से आर्कियन केमिकल के बैलेंस शीट पे कंसिस्टेंटली हाई डेट है। हालांकि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये प्योरली उनके बढ़ते हुए शेयर होल्डर्स इक्विटी की वजह से है। इन्वेस्टर्स के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो को आइसोलेशन में देखना मिसलीडिंग हो सकता है और इसलिए उन्हें कंपनी के हाई डेट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बार फिर से इस टेबल में जितने फिगर्स हैं वो क्रोर्स में दिए गए हैं। बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमें इंक्रीज दिख रहा है ओवर द इयर्स। फाइनेंशियल ईयर 20 में फिगर 617 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 21 में 754.79 करोड़ पे आ गया और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22 में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये 1142.8 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में लॉसेस में है कंपनी 36.2 करोड़ पे। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये पॉजिटिव में आ चुकी है, 66.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 22 में 188.58 करोड़ का प्रॉफिट है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 36%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 16.5%, EPS है 18.26 का, कंपनी का PE रेशियो है 22.29, वहीं इंडस्ट्री का PE है 25 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.53 का, ROE है 72.25% पे, ROCE है 34.62% पे, 3 ईयर सेल्स CAGR है 26.39% पे और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 66.3% पे। इस IPO की ओपनिंग डेट है 9 नवंबर 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर 2022 और ये लिस्ट हो रहा है 21 नवंबर 2022 को। इस IPO का प्राइस बैंड है 386 से 407 रुपीज का और लॉट साइज है 36 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1462.31 करोड़
करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 805 करोड़ का और बाकी ऑफर फॉर सेल है 657.31 करोड़ रुपीस का। तो ये था आने वाले इन 2 IPOs का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी जरूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.